अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Am I audible to all of you? आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? So now we have 19 participants at the moment. We'll wait for another minute to join rest of the students. Uh, we'll have a reinforcement session on composites and bonding today. We'll discuss how to prepare for your upcoming tests on dental composites and bonding. We had an elaborated session on dental ceramics today actually. लेकिन ये है क्या है with the plan I have postponed that dental ceramics because I know you are going to have your test on Saturday. Previously we actually planned this test for 18th of July. But at the 11th hour they have changed the schedule and they have given this date to us. ठीक है जी. Otherwise ये मैं आपका सेशन शायद पहले कर लेती या लास्ट वीक ही कर लेती. ठीक है जी. It's 10 o'clock now and right now we have 27 participants. ठीक है जी. उमैद, सीरत और बाकी सारे बच्चे भी प्लीज़ कन्वे द मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स. उनसे कहें कि वो ज्वाइन करें. इस वक्त हम रीइंफोर्समेंट पे बात कर रहे हैं. ठीक है जी. So now you are going to have your test on Saturday inshallah. The test is about dental composites and bonding. ठीक है जी. डेंटल कॉम्पोजिट्स और बॉन्डिंग के बारे में जो आपके कंसर्न्स हैं या जो आपके इश्यूज हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टेस्ट. ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस टेस्ट के लिए क्या प्रिपेयर करके आएंगे. विल स्टार्ट विद डेंटल कॉम्पोजिट्स फर्स्ट. डेंटल कॉम्पोजिट्स अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेंटल कॉम्पोजिट्स हैं क्या. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द मटेरियल. एक अच्छी डेफिनेशन आपने फिलिप्स में से या किसी अच्छी किताब में से याद करनी है. शाहीना में मेरे ख्याल में डेफिनेशन नहीं है. शाहीना में मेरे ख्याल में प्लेन बेग्स था उसको दिया हुआ है. सो आई रिकमेंड फिलिप्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ द मटेरियल्स. हम डेफिनेशन ही इसको कहते हैं क्योंकि उसमें एक अच्छे और ब्रीफली उसको लिखा होता है कि मटेरियल एक्चुअली क्या है. कई दफ़ा उन्होंने उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को भी ऐड किया हुआ होता है. इट्स अबाउट मेंशन ऑफ द थिंग्स. ठीक है. डेफिनेशन के बाद यू शुड नो कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिट्स अवेलेबल. टाइप्स की या क्लासिफिकेशंस की जो भी बेसिस हैं आपको वो सब पता होना चाहिए. ठीक है. यू शुड नो अबाउट ऑल ऑफ देम. इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेंटल कॉम्पोजिट्स हैं उनमें जो सेटिंग रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. तो पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करता है. ठीक है. दैट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. यू शुड नो अबाउट इट. ठीक है जी. इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट रेजिन्स के लिए जो भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उनकी क्या डिटेल्स हैं. ठीक है. उस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले आपको कंपोजिट्स की एक डिटेल्ड कंपोजिशन पता होनी चाहिए. डिटेल्ड कंपोजिशंस में दो तरह की कंपोजिशंस आती हैं. एक तो मेजर कंपोजिशन आती है जिसमें सिर्फ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बात होती है और एक जनरल कंपोजिशन होती है जिसमें ये होता है कि जिसमें सारे कंपोनेंट्स के नाम लिखे जाते हैं. जैसे कंपोजिट्स जो है प्राइमरीली दे आर कंपोज्ड ऑफ साइलेंट कपलिंग एजेंट, फिलर्स एंड द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स मेजर है, दूसरी चीज़ फिलर्स हैं और तीसरी चीज़ साइलेंट कपलिंग एजेंट है. सो दिस इज द बेसिक या मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट्स. अगर लिखा हुआ है कि प्लीज मेंशन द जनरल कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट्स, तो जनरल का मतलब ये है कि फिर आप सब चीज़ें लिखेंगे. ये देखिए, रेजिन भी लिखेंगे, फिलर भी लिखेंगे, कपलिंग एजेंट भी लिखेंगे, अल्ट्रावॉयलेट एब्जॉर्बर्स भी लिखेंगे, कलर पिगमेंट्स भी लिखेंगे. ठीक है. ये सब कुछ इसमें लिखेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कंपोजिशन.
फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट्स को आप जब इस्तेमाल करते हैं तो किन किन क्लिनिकल सिचुएशंस में इनको यूज़ किया जाता है। व्हाट आर द डिफरेंट क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ डेंटल कंपोजिट्स, कहाँ कहाँ उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को क्लिनिकल कंसिडरेशंस भी कहते हैं, इस चीज़ को क्लिनिकल एप्लीकेशंस भी कहते हैं, इस चीज़ को क्लिनिकल यूजेस भी कहते हैं। अगर किसी टेक्निक की क्लिनिकल कंसिडरेशंस की बात हो तो फिर आप उस टेक्निक के बारे में लिखेंगे कि उस टेक्निक को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी तक आप टेक्निक्स पे नहीं गए, अभी तक आपको सिर्फ मटेरियल्स ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आप कंपोजिट्स का चैप्टर देखें तो उसमें थोड़ी सी रेजिन इनलेस की बात है, विनियर्स की बात है, फिर सैंडविच टेक्निक की बात है, कोर बिल्डअप की बात है। इसमें थोड़ी सी क्लिनिकल कंसिडरेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कंपोजिट्स को पॉलिश कैसे किया जाता है, इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इनको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि आप इसे कैसे मिक्स करेंगे या किस फॉर्मुलेशन में आपके सामने आता है, इसको कितने स्टेप्स में लगाया जाता है, कितनी देर के लिए लगाया जाता है, अगर क्योरिंग लाइट है तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितने नैनोमीटर्स पे उसको आप उसको क्योरिंग लाइट को यूज़ करेंगे तो कंपोजिट हार्ड या सेट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी कंपैरिजन। कंपैरिजन ये आता है कि आपकी जितनी कंपोजिट्स की टाइप्स हैं वो आपस में आप कैसे कंपेयर करते हैं। आपस में कंपैरिजन का मतलब ये कि वो डिफरेंट बेसेस उन्होंने दी हुई हैं, जिसकी बेस पे जैसे हमारे पास केमिकल क्योर कंपोजिट्स हैं और आपके पास लाइट क्योर कंपोजिट्स हैं। तो यू शुड नो अबाउट द प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं इन दोनों, वो आपको पता होने चाहिए। पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे डिग्री ऑफ कन्वर्जन है, वो आपको पता होनी चाहिए। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज आपको पता होनी चाहिए। देन यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द डेप्थ ऑफ क्योर। फिर आपको पता होना चाहिए कि जब हम इंक्रीमेंटल बिल्डअप करते हैं, यानी कॉम्पोजिट्स के बारे में कहते हैं 2 मिलीमीटर से ज़्यादा का सेक्शन है, ज़्यादा डीप कैविटी है, तो फिर आप उसको 2-2 मिलीमीटर्स के इंक्रीमेंट्स में लगाएं, क्योंकि लाइट उससे ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगी और वो हार्ड नहीं होगा। कैसे होता है कि जब आप लेयर लगा रहे हैं तो ऊपर की लेयर जो है वो दांत में हार्ड हो जाती है और नीचे की लेयर जो है वो हार्ड नहीं होती है। ठीक है, ये बात। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कंपोजिट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़। जनरल प्रॉपर्टीज़ में एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। कंपोजिट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ में उनका कंपैरिजन डेंटल एमालगम के साथ। आपको पता होना चाहिए कि डेंटल कंपोजिट्स वर व्हेन इंट्रोड्यूस्ड दे वर एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू डेंटल एमालगम। एमालगम के साथ हमारा सबसे बड़ा इशू क्या था? अगर बच्चे जाग रहे हैं तो मुझे बताएंगे कि डेंटल एमालगम में हमारा सबसे बड़ा क्या कंसर्न था? Why it was important to introduce another material like dental composites? क्या एक ऐसा प्रॉब्लम था डेंटल एमालगम के साथ पेशेंट्स को, डेंटिस्ट को, या जनरली जो भी था, वो एक ऐसा क्या कंसर्न था जिस वजह से इस चीज़ की ज़रूरत थी कि एक और मटेरियल बनाया जाए? जी सीरत। ठीक है, आई एम आस्किंग यू अबाउट द मेजर कंसर्न विद डेंटल एमालगम। एक प्रॉब्लम थी डेंटल एमालगम के साथ जिसके साथ discoloration, breakdown, there was, हाँ, color. Rightly said, it was actually the color. सिल्वर कलर था, वो प्राइम कंसर्न था, सबसे पहला कंसर्न ये था। ठीक है, पेशेंट को पसंद नहीं आता था कि जी सामने के दांतों में आप इतनी बड़ी सिल्वर फिलिंग लगा दें। एस्थेटिक्स, दैट्स द राइट टर्म। ठीक है, गुड। एस्थेटिक्स वाज द मेन कंसर्न विद द डेंटल एमालगम, सो इट वाज इम्पोर्टेंट कि उसके कंपैरिजन में या उसके कंपेटिटिव के तौर पे एक और मटेरियल लाया जाए जो एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, जो टूटता ना हो, जिसमें करोजन ना होती हो और जो उसी दिन पॉलिश किया जा सकता हो। आपको पता होना चाहिए कि आप जब डेंटल कंपोजिट्स की बात कर रही हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डेंटल कंपोजिट्स को हम जब एमालगम के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या डिफरेंसेस आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं अभी ये सारी स्लाइड आपके सामने खोलती हूँ, आपको थोड़ा सा ज़रा एक थ्रो बैक मिलेगा। डेंटल कंपोजिट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। डेंटल कंपोजिट्स को क्लासिफाई करने के 3-4 मेथड्स हैं। एक तो क्लासिफिकेशन होती है मेथड्स ऑफ क्योरिंग के हिसाब से कि पॉलीमराइजेशन कैसे होगी। एवरीवन नोज कि पॉलीमराइजेशन के लिए स्टिमुलेंट्स चाहिए,
कैन एनीवन टेल मी कि जनरली पॉलीमर्स के लिए स्टिमुलेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक पॉलीमर आपके पास पड़ा, एक मोनोमर्स आपके पास है और वो पॉलीमराइज्ड नहीं है, यू नीड टू पॉलीमराइज द मोनोमर। तो उसमें स्टिमुलेंट क्या होगा? आप कोई ना कोई चीज़ डालेंगे या कोई ना कोई चीज़ एक्सपोजर देंगे जो एज अ स्टिमुलेंट एक्ट करेगी और वो सारे जो मोनोमर्स हैं वो मिलके एक पॉलीमर बनाएंगे। So please tell me about the types of stimulants to stimulate polymerization reaction generally. जी, जिनको मेरी बात नहीं समझ आ रही मैं फिर रिपीट करती हूँ कि कहीं पर अगर मोनोमर्स हैं और हम चाहते हैं कि वो पॉलीमर्स बन जाए तो हमें एक स्टिमुलेंट देने की ज़रूरत है उनको। वो स्टिमुलेंट को एक्सपोजर भी हो सकता है या वो कुछ और भी हो सकता है। आप मुझे बताएंगे कि कॉम्पोजिट्स के केस में वो स्टिमुलेंट क्या है, क्योंकि कॉम्पोजिट्स रेजिन है, ठीक है। टेम्परेचर इट्स लाइट, ठीक है। यूवी लाइट पहले यूज होती थी शान से, but it had its own hazards। वो उन्होंने यूवी लाइट को अब एम्बिएंट लाइट से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो हम एम्बिएंट क्योरिंग लैम्प्स यूज करते हैं जिससे हम लाइट देते हैं। इसके अलावा और क्या स्टिमुलेंट है कॉम्पोजिट्स को क्योर करने के लिए? टेम्परेचर इज अ स्टिमुलेंट, यू आर राइट, लेकिन टेम्परेचर हम यूज करते हैं लैब कॉम्पोजिट्स में। ये लैब कॉम्पोजिट्स वो होते हैं जो क्राउन, ब्रिजेस और वेनियर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जब कॉम्पोजिट्स को जनरली क्योरिंग मेथड्स की बेस पे क्लासिफाई किया जाता है तो हीट क्योरिंग को मेंशन नहीं किया जाता, हीट या टेम्परेचर क्योरिंग को, क्योंकि वो मेजर टाइप्स ऑफ क्योरिंग नहीं है, ये बहुत रेयर कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। एक तो हो गया लाइट। दूसरा क्या मेथड है कॉम्पोजिट्स की पॉलीमराइजेशन को स्टिमुलेट करने का? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स क्लास, प्लीज वेक अप। वी हैव 37 पार्टिसिपेंट्स एट द मोमेंट और हमें और बच्चों की ज़रूरत है जो आएँ और क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। अब जो बच्चे सो रहे हैं लोग प्लीज़ उठ जाएं। और हाँ, एजेंट्स होते हैं कुछ, उनको क्या कहते हैं इकरा? कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, चले हम ऐसे कह लेते हैं। नहीं, कपलिंग एजेंट तो देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ। कपलिंग एजेंट कॉम्पोजिट्स में दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक फिलर्स है और एक रेजिन मैट्रिक्स है। उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम कपलिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन कैसे स्टिमुलेट होती है? आई होप ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको समझ आएगी कि आपने एक्चुअली पढ़ना क्या है, ठीक है। डोंट फील टेंस्ड अगर आपको लगता है कि जी परसों टेस्ट और आपको चीज़ नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है कि इसमें कन्फ्यूजन होगी बच्चों की, इसीलिए मैं इन चीज़ों को आज डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद आपके आरटीज शुरू हो जाएंगे, उसमें डेफिनेटली चीज़ें दोबारा दोबारा भी रिपीट होंगी, लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप इन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। और अच्छा परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप रीइंफोर्समेंट सेशन को भी ज़रा गौर से सुने और अपनी तैयारी भी थोड़ी सी, मतलब इतनी कम अज़ कम करें कि आपको एटलीस्ट उसमें क्लियर होना चाहिए। जी बच्चों, हम कुछ एजेंट्स ऐड करते हैं या कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं जो कि पॉलीमराइजेशन को स्टिमुलेट करते हैं। उन एजेंट्स से जो मेडिसिन है कि वो जो उससे जो क्योरिंग या पॉलीमराइजेशन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम केमिकल क्योरिंग कहते हैं, ठीक है। सो कॉम्पोजिट्स आर क्लासिफाइड एज लाइट क्योर्ड कॉम्पोजिट्स एंड एज केमिकल क्योर्ड कॉम्पोजिट्स। ज़रा फिलर्स जो हैं वो बेटा कॉम्पोजिट्स में जब ऐड किए जाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं। जो रेजिन मैट्रिक्स है उसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है जैसे थिक सिरप होता है और वो इस तरह का सेमी लिक्विड टाइप का होता है। अब एक सेमी लिक्विड मटेरियल अगर आप लगा के क्योर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ना तो स्ट्रेंथ होगी और ना ही उसकी कोई रेजिलियंस होगी। उसमें फिर फिलर्स ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरर्स, फिलर्स कंपोजिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिलर्स का यही एग्जांपल है जैसे आप बजरी डालते हैं, रेत आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं या रेत इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं प्लास्टर करने के लिए, तो आप उसमें बजरी डाल लेंगे ताकि वो स्ट्रेंथन हो जाए, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, ठीक है। सो वी ऐड केमिकल्स और वो जो केमिकल्स जो कंपोजिट्स को क्योर करते हैं उनको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं।
वो एक्टिवेटर्स जाके इनिशिएटर पे रिएक्ट करते हैं, इनिशिएटर बर्स्ट होता है, फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं और इस तरह एक एडिशन पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो कंपोजिट्स के डिफरेंट क्लासेस, जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं कंपोजिट्स के, वो 2-3 तरह के हैं। एक तो क्योरिंग मेथड के बेस पर हम कंपोजिट्स को क्लासिफाई करते हैं, एक फिलर लोडिंग के हिसाब से कंपोजिट्स को क्लासिफाई करते हैं कि कितने परसेंट फिलर है, कम है, ज़्यादा है, मिनिमल है, मुनासिब है, कितना है, उस फिगर को लिखा जाता है। जैसे 50 माइक्रोमीटर्स जो साइज़ है वो मैक्रो कंपोजिट्स का है, ये कन्वेंशनल कंपोजिट्स का है क्योंकि उनके फिलर्स बड़े साइज़ के होते हैं। फिर हमारे पास नैनो फिलर्स आते हैं, नैनो फिल्ड कंपोजिट्स आते हैं, हमारे पास माइक्रो फिल्ड कंपोजिट्स आते हैं जो 0.04 माइक्रोमीटर से लिखा, कितने बारीक उसमें फिलर्स डाले जाते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन ये होगी। तीसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम ये है कि कंपोजिट्स को जब इस्तेमाल किया जाता है तो क्लिनिकल एप्लीकेशंस के हिसाब से उन्हें आप किस तरह से डिवाइड करते हैं। वी हैव 39 पार्टिसिपेंट्स एट द मोमेंट। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्हें प्लीज़ मैसेजेस कन्वे करें। आज का सेशन ज्वाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हर लेक्चर इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको ज्वाइन करें, लेकिन आज का ज़रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो वी हैव 40 पार्टिसिपेंट्स एट द मोमेंट, लेकिन मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चों ने वो काफ़ी लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, तो हमसे लास्ट टाइम रिपोर्ट मांगी गई है कि उन बच्चों के नाम मेंशन करें जो लेट ज्वाइन करते हैं या जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। ठीक है। अच्छा जी। सो हमारे पास तीसरी क्लासिफिकेशन सिस्टम ये है कि कंपोजिट्स को क्लिनिकल यूजेस के हिसाब से कैसे डिवाइड किया जाता है। कुछ कंपोजिट्स हैं जो इंटीरियर टीथ में इस्तेमाल होते हैं, कुछ कंपोजिट्स हैं जो पोस्टीरियर टीथ में इस्तेमाल होते हैं, कुछ कंपोजिट्स हैं जो बीच में प्रीमोलर्स में इस्तेमाल होते हैं, कुछ कंपोजिट्स हैं जिनके क्राउन्स, ब्रिजेस और वेनियर्स बनते हैं, फिर कुछ कंपोजिट्स ऐसे हैं जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कोर बिल्डर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उस हिसाब से उसको लिखा जाता है। अब इन सारे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं उनकी बेस पे जो कंपोजिट्स के डिफरेंट क्लासेस हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज आप किस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा लिखेंगे, कंपोजिट्स की जनरल प्रॉपर्टीज की कॉन्टेक्स्ट में। मैं अब आपको बताती हूँ। हम इस स्लाइड को शुरू करने लगे हैं। ठीक है, हियर इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट रेजिन्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आप देख रहे हैं ये किस तरह की हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमेरिक मटेरियल रीइंफोर्स्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ कलर्स bonded to the resin matrix by silane coupling agent। ये डेफिनेशन आपकी टिप्स में होनी चाहिए, और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट डेफिनेशन, और मैं ज़रूर वाइवा में बच्चों से सवाल पूछती हूँ। स्लाइड अभी मूव कर भी नहीं रही है, मैंने सिर्फ एक ही स्लाइड रखी हुई है। वी आर स्टिल ऑन द स्लाइड ऑफ डेफिनेशन। आपके पास कौन सी स्लाइड आ रही है? हाँ, वी आर ऑन स्लाइड नंबर 1। ये देखिए, हम इस वक्त डेफिनेशन की स्लाइड पर हैं। आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है? स्लाइड 2 पर है बेटा, स्लाइड ये देखिए। हाँ, डेफिनेशन पर है, इसको डेफिनेशन पे ही होनी है। ज़ारा, आपको बेटा टॉपिक की स्लाइड नज़र आ रही है कंपोजिट्स की? कितने बच्चों को डेफिनेशन की स्लाइड्स नज़र आ रही है? लेट मी चेक। ये अब आ गई टॉपिक्स की। मैं इस वक्त टॉपिक की स्लाइड पर हूँ, कंपोजिट रेजिन्स। ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज़ ऑफ डेफिनेशन। अब नज़र आया आप सबको? आई एम ऑन द स्लाइड ऑफ डेफिनेशंस। ये देखिए, डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट रेजिन्स। अच्छा, लेट मी शेयर द स्लाइड अगेन। ठीक है, हम दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। जी, कितने बच्चों को इस वक्त डेफिनेशंस की स्लाइड नजर आ रही है? आई होप इट्स विजिबल नाउ, है ना? ओके, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट रेजिन्स। ये आपको पता होनी चाहिए, और आप समझ लें कि आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए। ठीक है जी।
मुझे कोई बच्चा ये जवाब ना लिखे अगर सपोज सवाल आता है कंपोजिट्स आर कंपोज्ड ऑफ फिलर्स एंड रेजिन मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन नहीं है। कंपोजिट्स क्या है? ये हाईली क्रॉसलिंक पॉलीमेरिक मटेरियल्स हैं जिनमें रेजिन मैट्रिक्स होते हैं, जिसको रीइंफोर्स किया जाता है फिलर्स के साथ, और वो फिलर्स जो है उस रेजिन मैट्रिक्स के साथ बॉन्ड करते हैं थ्रू अ साइलेन कपलिंग एजेंट। अब आप चाहे रट्टा लगाएं, लेकिन ये आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कहते हैं यूजर्स को, इस्तेमाल को, ठीक है। कंपोजिट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। ये देखिए विनियर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फिर कंपोजिट्स हमारे पास इस तौर पे इस्तेमाल होते हैं कि इनकी हम एमालगम फिलिंग जो है उसको रिपेयर किया जाता है, यानी एमालगम फिलिंग को, ये आप देखिए, अगर आप देखें ये एमालगम फिलिंग है, सिल्वर फिलिंग, और इसके कंपैरिजन में साथ वाले दांत पे आपको कंपोजिट की फिलिंग नज़र आ रही है। आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा फिलिंग हुई है, अदरवाइज इट्स एस्थेटिकली सो प्लीजिंग। इसका कलर, इसका शेड बिल्कुल दांत से मैच करता हुआ है कि आप बता नहीं सकते कि इसमें कोई फिलिंग हुई है। फिर कंपोजिट्स को ये देखिए, ये इनले है, सॉरी ये ऑनले है, ठीक है, इसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके सामने ब्रिज है जो कंपोजिट्स का बना हुआ है। फिर कंपोजिट्स की रेस्टोरेटिव मटेरियल्स की कंपोजिशन, ये इनकी कंपोजिशन है। रेजिन मैट्रिक्स है, फिलर्स है, कपलिंग एजेंट्स हैं, यूवी एब्जॉर्बर्स हैं, कलर पिगमेंट्स हैं। इन सब के नाम आपको आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इनकी क्या फंक्शन है। ये मेन कॉम्पोजिशन है जो मेन कंपोनेंट्स के साथ, और ये जनरल कॉम्पोजिशन है, ठीक है। फिर रेजिन मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। रेजिन मैट्रिक्स के ये डिसएडवांटेजेस हैं जिस वजह से फिलर्स डाले जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी विस्कम भाई तो उसमें जितना बड़ा पॉलीमर होगा उतनी श्रिंकेज ज़्यादा होगी, उसमें एडिटिव्स डाल दिए जाते हैं स्मॉल वेट होते हैं और जिनमें श्रिंकेज कम होती है। फिर बात आ जाती है कि जी कॉम्पोजिट में फिलर पार्टिकल्स कौन कौन से हैं और फिलर्स को क्यों ऐड किया जाता है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। अच्छा, the question of why fillers are added in the composites, या what is the significance of addition of fillers in the composites, या how fillers govern the quality of a composite restoration। इन सब सवालों का एक ही मतलब है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स फिलर कंटेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये देखिए। फिर ये टाइप्स ऑफ फिलर्स हैं, कौन कौन से फिलर्स इस्तेमाल होते हैं, और हर फिलर टाइप की अपनी इंपॉर्टेंस है और उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। जो बड़े फिलर, जो छोटे फिलर्स हैं वो शाइनी होते हैं, वो कंपोजिट के एक स्मूथ और शाइनी लुक देते हैं, ठीक है, ग्लॉसी लुक देते हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो रेडियो पेस्टी देते हैं, कि जब कंपोजिट रेस्टोरेशन को सेकेंडरी केरियस के लिए रेडियोग्राफ में देखा जाता है तो इस मेटल की वजह से वो आपकी कंपोजिट रेस्टोरेशन जो है वो शाइनी नजर आती है। आप लोगों को पता है कि व्हाट इज सेकेंडरी केरीज? We have 42 participants at the moment. G class, let me know what is secondary caries. G Seereth, what is secondary caries? जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है प्लीज मुझे बताइए। जी बेटा, व्हाट इज सेकेंडरी केरीज? हाँ, वेरी गुड ज़ारा। ये ये रेस्टोरेशन के बाद होती है। एक एमसीक्यू ये हो सकता है कि जी सेकेंडरी केरीज जो है वो आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ रेस्टोरेशन होती है, बिफोर प्लेसमेंट ऑफ रेस्टोरेशन होती है। इट अकर्स आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन। माइक्रो लीकेज होगी, रेस्टोरेशन प्रॉपर तरीके से वहाँ नहीं लगी हुई थी, वहाँ पे गैप बन गया, गैप से जो है वो बैक्टीरियल इन्फ्लक्स हुआ, डेपोजिशन हुई प्लाक की, और वहाँ पर ये सब कुछ शुरू हो गया। दैट इज सेकेंडरी केरीज, ठीक है। सेकेंडरी केरीज वगैरह चेक करने के लिए जब कई दफ़ा सेकेंडरी केरीज ऐसी होती है जो विजिबल नहीं होती, शुरू हो गई होती है। हाँ, वेनेजर सीलेंट्स की बात हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकेंडरी केरी सिर्फ वो है जो आपने कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन प्लेस की, इट वाज नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली, आपने प्रॉपर क्योर नहीं किया, कहीं से वो सॉफ्ट रह गई, आपको नज़र नहीं आया, और किसी क्रिटिकल एरिया में जो आपको विजिबल नहीं है अंदर से सेकेंडरी केरीज शुरू हुई।
पेशेंट आया पेन के साथ, डॉक्टर को नज़र नहीं आया, उसने गौर से देखने की कोशिश की, तो फिर डॉक्टर डेफिनेटली, डेंटिस्ट विल डेफिनेटली गो फॉर द एक्सरेज। रेडियोग्राफ्स पे फिर पता चलता है कि जी यहाँ कॉम्पोजिट्स का बॉर्डर ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे सेकेंडरी केरीज शुरू हो रही है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ एडिशन ऑफ दीज मेटल ग्लासेस इज कि इससे हमें सेकेंडरी केरीज का पता चलता है। ठीक है जी, अब हम इस वक्त है ग्लासेस और सिरेमिक्स कंटेनिंग हैवी मेटल्स की स्लाइड पे। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। फिर कॉम्पोजिट्स में कपलिंग एजेंट्स डाले जाते हैं जो रेजिन मैट्रिक्स को फिलर के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ रेजिन मैट्रिक्स एक ऐसी चीज़ है जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसकी वजह से होता है, ना तो कपलिंग एजेंट का इसमें कोई काम है और ना ही फिलर्स का कोई काम है। वो इस मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करते। फिलर्स का काम स्ट्रेंथ देना है और कपलिंग एजेंट्स का काम यह है कि उन फिलर्स को उन रेजिन मैट्रिक्स के साथ ज्वाइन कर ले। रेजिन मैट्रिक्स, ठीक है, ये रेजिन मैट्रिक्स ऐसी है कि आप जैसे आप रेत और पानी का मिक्सचर बना लें पतला सा, और आपने कहीं प्लास्टर करना है, किसी जगह को प्लास्टर करना है, उसमें फिर वो बजरी डाल दी जाती है। बजरी इज एक्चुअली फिलर्स जो आपके रेत और पानी के या सीमेंट के उस मिक्सचर को स्ट्रेंथ देगी। ठीक है, अब आप देखें तो असल रिएक्शन जो वो पानी और सीमेंट के दरमियान हो रहा है, बजरी का उसमें कोई रिएक्शन में काम नहीं है, लेकिन बजरी एक्चुअली जो है वो उसको स्ट्रेंथ देगी। सेम गोस फॉर फिलर्स इन डेंटल कॉम्पोजिट्स। मुझे ये मिसाल इससे याद है कि वी वर एक्चुअली टॉट इन दिस वे, उस वक्त हमें ऐसे बताया गया, तो मैं अब तक नहीं भूली कि जो फिलर्स हैं उनका क्या काम होता है। कपलिंग एजेंट्स उस पानी और आप समझ लें रेत का मिक्सचर और बजरी के मिक्सचर को आपस में ज्वाइन करते हैं। सो यू हैव अ रेजिन मैट्रिक्स और यू हैव फिलर्स, उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए वी हैव कपलिंग एजेंट्स। ये जो इतना लंबा नाम है ये आपको आना चाहिए। सारे नाम नहीं भी आते तो एटलीस्ट आपको एब्रीवेशंस पहले टेस्ट के लिए आनी चाहिए। आपके सेकंड टेस्ट तक तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पूरा आना चाहिए, लेकिन इस वक्त आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर ये नाम ऐसे लिखा हुआ है तो ये नाम फिलर का है या ये नाम कपलिंग एजेंट का है। ठीक है, कॉम्पोजिट्स में इसके अलावा फ्लोरेसेंस कंपाउंड्स डाले जाते हैं और पिगमेंट्स डाले जाते हैं। आपने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है फ्लोरेसेंस कंपाउंड्स क्या होते हैं और वो फ्लोरेसेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और पिगमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऑप्टिकल मॉडिफायर्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। आप देखिए इतनी लंबी कॉम्पोजिशन है डेंटल कॉम्पोजिट्स, मैं दिखा इसलिए रही हूँ कि फिर की भी ऐसी बनती है, तो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें प्रॉपरली लिखनी है। अगर आप इनहिबिटर का नाम इनहिबिटर लिख रहे हैं तो यू शुड राइट द नेम ऑफ द इनहिबिटर। ठीक है, और साथ ये कि ये दे ऐड शेल्फ लाइफ टू द मटेरियल। अगर तो 2.5 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ कॉम्पोजिशन के बारे में, तो डेफिनेटली आप फंक्शन भी साथ लिखेंगे। लेकिन अगर खाली ये लिखा गया है कि एनलिस्ट द बेसिक कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ डेंटल कंपोजिट्स, तो फिर आप खाली चीज़ों के नाम लिखेंगे। जैसे इनहिबिटर है, इनहिबिटर के क्या नाम है, इनहिबिटर्स हाइड्रोकिनोन इसमें जो है, जो मुझे याद पड़ता है आई थिंक वही है। डाला जाता है जो कैम्फोरोकिनोन होता है, यूवी एब्जॉर्बर्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, रेजिन मैट्रिक्स होते हैं और साइलेन कपलिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। इनहिबिटर्स वेरी गुड, दे प्रिवेंट प्रीमेच्योर पॉलीमराइजेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, आपकी जो कंपोजिट की सिरिंज पड़ी होती है, कई दफ़ा स्टोरेज में पड़े पड़े उसके ऊपर की लेयर हार्ड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बेशक वो क्लोज्ड कैप है, लेकिन अगर सनलाइट में या कहीं से एक्सपोजर उसको होता रहे तो वो ऊपर से क्योर होना शुरू हो जाती है। तो इनहिबिटर्स इस प्रीमेच्योर क्योरिंग को इनहिबिट करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अब ये देखिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आ रहे हैं। कॉम्पोजिट्स को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द फिलर पार्टिकल्स, बेस्ड ऑन द क्योरिंग मैकेनिज्म। ये देखिए फिलर पार्टिकल्स के हिसाब से ये 3 टाइप्स हैं, और इसमें चौथी टाइप जो स्मार्ट कॉम्पोजिट, जो आजकल रिसेंट एडवांसेस में, वो नैनो कॉम्पोजिट्स। ठीक है, इट्स कन्वेंशनल, इट्स माइक्रोफिल, इट्स हाइब्रिड। ठीक है, एंड नैनो। ठीक है, ये 4 मेजर टाइप्स हैं। फिर हाइब्रिड के आगे 5 टाइप्स हैं, फ्लोएबल, पैकेबल, मिनी फिल्ड, मिडी फिल्ड, स्मॉल पार्टिकल फिल्ड। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेस्ड ऑन द फिलर पार्टिकल लोडिंग एंड बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द फिलर पार्टिकल लोडिंग, ये क्लासिफिकेशन अपनी कॉपीज पे, बुक्स पे लिख लीजिए, आपने फिलिप्स में से याद करना। फिलिप्स में एक बड़ा टेबल बना हुआ है, इसमें एक कॉलम है बेस्ड ऑन फिलर पार्टिकल साइज और एक कॉलम है बेस्ड ऑन क्लिनिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, उसमें आपकी 2 तरह की क्लासिफिकेशंस कवर हो जाती है। तो ये आपने जो टेबल है वो ज़रूर हर सूरत आपने फिलिप्स में से करना है। आपको याद होगा कि आपकी आज रात की डेडलाइन है, उसी टेबल की दी हुई है मैंने आपको।
ठीक है, ये आज रात की जो आपकी डेडलाइन है फिलिप्स में से क्लासिफिकेशन की। उम्मीद ने मुझे कहा था कि मैम हमारा वेंसडे को टेस्ट है, तो प्लीज़ असाइनमेंट को डिले कर दें। तो सो यू हैव डेडलाइन फॉर टुनाइट। आपने आज शाम तक ये जो क्लासिफिकेशन है डेंटल कॉम्पोजिट्स की बेस्ड ऑन द फिलर पार्टिकल गौर से देखें, एंड बेस्ड ऑन द केमिकल ऑन द क्लिनिकल यूजेस या क्लिनिकल एप्लीकेशंस, इसका आपने एक चार्ट हाथ से लिख के तस्वीर भेजनी है आपने डॉक्टर मेरीन को। ठीक है, मेरे पास जो 43 पार्टिसिपेंट्स हैं, 43 मेरे पास असाइनमेंट्स आनी चाहिए आज शाम तक। अगर आप आज शाम को इसको कर लेंगे तो इसका आपको फ़ायदा ये कि परसों के टेस्ट के लिए आपकी तैयारी हो जाए, और ये कि आज शाम तक ही डेडलाइन है, इसके बाद कोई और असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, उम्मीद एंड सीरत मैं आप दोनों को बता रही हूँ कि आप दोनों जो हैं रात के बाद, यानी रात को 10-11 बजे के बाद अगर आपके पास कोई और असाइनमेंट आती तो वो आपने फॉरवर्ड नहीं करनी। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि आपकी असाइनमेंट जो है वो आज रात तक मुझे मिल जानी चाहिए। डॉक्टर मेरीन को मिलेगी डेफिनेटली, वो मुझे मॉर्निंग में रिपोर्ट दे देगी कि उनके पास कितनी असाइनमेंट्स आई। कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, कोई बच्चा प्रिंट नहीं करेगा, यू हैव टू राइट इट विद द पेन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, लिखने को मैं इसलिए कह रही हूँ कि लिखते लिखते याद हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट दूसरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्योरिंग मैकेनिज्म। किस तरह से क्योर किया जाता है? या तो केमिकल एक्टिवेशन होती है, कोई केमिकल एजेंट डाला जाता है जो क्योर करता है, या फिर फोटोकेमिकल एक्टिवेशन होती है जिसमें लाइट डाली जाती है। ठीक है, इनिशिएटर ऑलरेडी उसके अंदर है, लाइट एक्टिवेटर डाला हुआ होता है उन्होंने, ऊपर से लाइट देते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। केमिकली एक्टिवेटेड कंपोजिट्स में जो डिफरेंस है वो आप देख लें, वो एक्टिवेटर्स, इनमें एमाइन एक्टिवेटर होता है। ठीक है, और लाइट में क्या होता है, लाइट के और कंपोजिट्स में अगर आप देखें तो फिर आपके पास इसमें फोटो इनिशिएटर होता है जो कि कैम्फोरोकिनोन होता है। ये लाइट को सेंसिटिव है। ये कैम्फोरोकिनोन आपको इस केमिकली एक्टिवेटेड कंपोजिट्स में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बेंजोइल पेरोक्साइड इसमें है जो कि इनिशिएटर है। ये वो इनिशिएटर है जो बर्स्ट करता है केमिकल एक्टिवेटर के रिएक्शन की वजह से, और उससे फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड की जगह कैम्फोरोकिनोन है, और एक एमाइन एक्सेलरेटर या एक्टिवेटर है। ठीक है, ये एमाइन एक्टिवेटर इस एक्टिवेटर से डिफरेंट है। ठीक है, ये गौर से पढ़ने की चीज़ है। ये आपके हैंडआउट्स में क्लियरली लिखी हुई है, आपकी स्लाइड्स में क्लियरली लिखी हुई है। अगर आप फिर भी चाहें तो आप इसको कैमरे से देख सकते हैं, क्योंकि अमूमन ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको MCQs वगैरह में आते हैं। अब ये देखिए, these are the features, or these are the pros and cons, or these are the advantages and disadvantages, or these are, or here is the comparison of light activated resins and chemical activated resins. एक ही चीज, एक ही सवाल को पूछने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये लाइट एक्टिवेटेड रेजिन्स और केमिकल एक्टिवेटेड रेजिन्स का कंपैरिजन है। अब डिस्क्रिप्शन आ रही है, टाइप ऑफ कंपोजिट्स बेस्ड ऑन द फिलर साइज। ठीक है, कन्वेंशनल, हाइब्रिड, माइक्रोफिल्ड एंड नैनोफिल्ड। अच्छा, अब आप में से कोई बच्चा, अब मैं आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्ड करने लगी हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास मैक्रोफिल्ड कंपोजिट्स हैं। मैक्रो मीन्स दे हैव हाई फिलर लोडिंग, परसेंटेज ज़्यादा है फिलर्स की। ठीक है, हाई फिलर लोडिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? हाई फिलर लोडिंग का कंपोजिट्स की प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होता है? आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लास। आपने फिलर्स जो डाले, जो कि आपने बजरी डाली है, उसका साइज बड़ा है, पार्टिकल साइज बड़ा है, उसका क्या इफेक्ट है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है आपके जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है उसके ऊपर? जी वेरी गुड, हाई स्ट्रेंथ, और मोर स्टिफ, मोर विस्कस, और लेस पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। लेस पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इसलिए क्योंकि रेजिन का पार्ट थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, बेटा स्मूथ पॉलिश जो है उम्मीद वो आएगी माइक्रोफिल्ड कंपोजिट्स में, जिनका फिलर का साइज छोटा है, बहुत बारीक है, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस देंगे और ग्लॉसी अपीयरेंस देंगे। ठीक है जी, ना देख लेते हैं जी। वेरी गुड, दे रिड्यूस थर्मल एक्सपेंशन, इकरालम वेरी 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 नाइस पॉइंट, क्योंकि कंपोजिट्स रेजिन से इनका
कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत हाई होता है, तो अगर इनमें फिलर्स ना डले हो तो माइक्रो लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और माइक्रो लीकेज हो तो फिर सेकेंडरी केरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वेरी गुड रेडियो पेस्टी इफेक्ट। ठीक है, हमारे पास ग्लासेस मेटल से फिलर्स में एज अ फिलर जो कि मेटल्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, और वो रेडियो पेस्टी प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड एब्रेजन रेजिस्टेंस। ठीक है जी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप इसी को कम या ज़्यादा कर लें। मैक्रो कॉम्पोजिट से फिलर्स का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो ये सारी प्रॉपर्टीज उनके अंदर होंगी। स्ट्रेंथ भी है, रफनेस है, लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, और हाई स्ट्रेंथ के इनको हाई स्ट्रेस वेयरिंग एरियाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 और क्लास 2 केरीज जो है कैविटी प्रेपरेशन, वो कौन से दांतों में की जाती है? क्लास 1 एंड क्लास 2, इज इट इन एंटीरियर्स और इज इट इन पोस्टीरियर्स? जल्दी से रिलेट करें इस बात को, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, पोस्टीरियर टीथ, पिट्स एंड फिशेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ। ठीक है, जितने बड़े साइज हैं कॉम्पोजिट फिलर्स के उतनी ही अच्छी सारी ये प्रॉपर्टीज हैं, मगर बड़े साइज की वजह से उनमें सरफेस रफनेस है और उन्हें आप एंटीरियर टीथ में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जल्दी से मुझे बताइए। इफ यू आर यूजिंग फिलर पार्टिकल्स जिनका साइज भी बड़ा है, और इफ यू आर यूजिंग फिलर लोडिंग जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, तो आपके ख्याल में ऐसा कॉम्पोजिट आप इंटीरियर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। नहीं कर सकते क्योंकि वो रफ है, उनमें ग्लॉसी अपीयरेंस नहीं है, उनमें सरफेस शाइन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी इन सारी प्रॉपर्टीज को आप रिलेट करना शुरू कर दें। जो हाइब्रिड कॉम्पोजिट्स हैं वो दरमियान के कॉम्पोजिट्स हैं, उनकी फिलर लोडिंग मुनासिब होती है, 75 to 80% होती है, मगर वो मिक्सड होते हैं। उनमें बड़े फिलर्स भी डाले जाते हैं, उनमें छोटे फिलर्स भी डाले जाते हैं। बड़े और छोटे फिलर्स डालने से फ़ायदा ये होता है कि सरफेस शाइन भी मिल जाती है छोटे फिलर्स की वजह से, और बड़े फिलर्स की वजह से स्ट्रेंथ भी मिल जाती है। इसीलिए इनको क्लास 1 से 5 रेस्टोरेशन सब में इस्तेमाल कर लिया जाता है। हाइब्रिड की फिर आगे से टाइप्स हैं। ठीक है, लार्ज पार्टिकल फिल्ड जिसको मिडी फिल्ड कहते हैं, सॉरी, हाइब्रिड लार्ज पार्टिकल फिल्ड, हाइब्रिड मिडी फिल्ड, हाइब्रिड स्मॉल पार्टिकल फिल्ड, हाइब्रिड पैकेबल, हाइब्रिड फ्लोएबल। ये 5 जो टाइप्स हैं सारी की सारी हाइब्रिड की। मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, इफ़ यू टेक अ लुक ऑन स्टेप अप, मैं ज़रूर खोल के देखती हूँ क्योंकि गलतियाँ भी मैं साथ साथ चेक कर रही होती हूँ। स्टेप अप में ये गलत लिखी हुई है फिलर लोडिंग के हिसाब से, उन्होंने ये सारी फ्लोएबल पैकेबल मेन कॉम्पोजिशन मेन क्लासिफिकेशन में लिखी हुई है। जो मेन क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द फिलर साइज, इट्स कन्वेंशनल, इट्स हाइब्रिड। हाइब्रिड पे वो 5 टाइप्स, लार्ज पार्टिकल फिल्ड, स्मॉल पार्टिकल फिल्ड, पैकेबल, फ्लोएबल। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरी टाइप माइक्रोफिल्ड और चौथी टाइप नैनोफिल्ड। उन्होंने क्या किया हुआ स्टेप अप में, तो यहाँ से शुरू हुए और हाइब्रिड की भी सारी टाइप्स लिख दी है, इसको भी लिख दिया हुआ, इसको भी लिख दिया। द आंसर इज रॉन्ग, और अगर आप गलत जवाब लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट दिस बाउंड्री कि हाइब्रिड जो है वो दरमियान के कॉम्पोजिट्स हैं जिनमें मिक्स, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ फिलर्स हैं, एक ही साइज के फिलर्स नहीं होते, इनमें डिफरेंट टाइप्स के फिलर्स होते हैं। और आप देखिए फिलर पार्टिकल साइज की रेंज क्या है। अच्छा, ये जब आप फिलर साइज के हिसाब से लिखेंगे तो एक तो आपको रेंज पता होनी चाहिए, ये कितने परसेंट फिलर लोडिंग है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि फिलर्स का साइज कितना है। जब तक आप ये दोनों पॉइंट्स नहीं लिखेंगे आपका जवाब कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है जी, हाइब्रिड कॉम्पोजिट में चूंकि मिक्सचर ऑफ फिलर्स है, फिलर साइज है, तो आपके पास हर तरह की प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ भी है, एस्थेटिक्स भी है, स्मूथनेस भी है, शाइन भी है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है। The next type है that is microfield composites की टाइप है। माइक्रो मीन्स, माइक्रोफिल्ड composites का मतलब है, मुझे कौन बताएगा कि माइक्रोफिल्ड composites में फिलर साइज कम है या ज्यादा है? माइक्रोफिल्ड composites में जी स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग यू ऑल। अब मेरे पास 44 पार्टिसिपेंट्स हैं, दोज हु हैव जॉइंड लेट, दिस इज अ वार्निंग फॉर यू, प्लीज बी विजिलेंट नेक्स्ट टाइम। कम है बिकॉज इट्स इन माइक्रोन्स, माइक्रो का वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, जो स्मॉल पार्टिकल साइज है फिलर्स का, तो मुझे बताइए अब प्रॉपर्टीज कैसी होंगी?
कौन स्टूडेंट है जो जलीली प्रॉपर्टीज रिलेट कर लेगा? दे आर लेस हार्ड, वेरी गुड, और मोर स्मूथ, मोर ग्लॉसी, दे हैव हाई श्रिंकेज, वेरी गुड ज़ारा। ये पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को वैसे नहीं कवर कर सकते जैसे कि मैक्रोफिल्ड या हाइब्रिड कर रहे हैं, और लो स्ट्रेस वेयरिंग एरिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। दे हैव अनफॉल थर्मल एक्सपेंशन जो है इनकी मैक्रोफिल्ड से कम है, मैक्रोफिल्ड से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैक्रोफिल्ड खुद बड़े फिलर्स है ना, तो वो थर्मल एक्सपेंशन को कम कर रहे हैं, लेकिन अगर फिलर साइज छोटा है तो थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, इसलिए मैं स्लाइड्स आपके साथ रिपीट कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा सा हमारा इशू ये हुआ है कि हम डायरेक्टिक टीचिंग पे नहीं जा सके, वरना मैं ये कॉम्पोजिट्स का ये सारे चैप्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट से पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, और ये बार बार उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ये थोड़ा सा हमारा लॉस इसमें हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हम जब आरटीज पे जाएंगे, रिविजन पे जाएंगे, हम इंशाल्लाह चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। माइक्रोफिल्ड कॉम्पोजिट्स, छोटा साइज है फिलर्स का, इनमें श्रिंकेज कम है। ये श्रिंकेज जो है उसको क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ये श्रिंकेज को ज़्यादा कम नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो हो रही है ये उसको, ये खुद कम श्रिंक होते हैं ये वाले कॉम्पोजिट्स जो है ये, लेकिन पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो है जो बाद में इनमें होती है इसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाते, ठीक है। एंड दे हैव बेटर वेयर रेजिस्टेंस। वो जो हार्ड वाले कॉम्पोजिट्स होते हैं ना, मैक्रोफिल्ड और हाइब्रिड, वो ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा रफ है। रफ सरफेस आपको पता है बार बार घिसती है, ये स्मूथ और शाइनी ये बार बार रफ कॉन्टेक्स्ट में नहीं आते, तो स्मूथ और शाइनी सरफेस की वजह से इनके ऊपर प्लाक डेपोजिशन भी कम होती है, ठीक है। दीज आर माइक्रोफिल्ड कॉम्पोजिट्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, ये मैंने डाले हुए रीसेंट एडवांसेस में, रीसेंट एडवांसेस में हमारे पास नैनोफिल्ड कॉम्पोजिट्स हैं। नैनोफिल्ड जो कॉम्पोजिट्स हैं वो रीसेंट एडवांसेस में उनका बहुत मिनिमल पार्टिकल साइज है, बहुत मिनिमल, लेकिन उसमें क्या है, आप सोच लो कि इतना स्मॉल पार्टिकल साइज है तो इनको स्मूथ और ग्लॉसी होना चाहिए, और ये हाई स्ट्रेंथ सरफेस, हाई स्ट्रेस वेयरिंग एरियाज में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इतने छोटे फिलर्स करके उनको एक तो सिलिका रखा है जो ग्लॉस और स्मूथ सरफेस देते हैं और ग्लॉसी सरफेस देते हैं, दूसरों ने जिरकोनिया रखा है जो कि स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। नहीं इकरा, दे आर नॉट सिमिलर टू माइक्रोफिल्ड, दे आर इवन मोर बेटर देन माइक्रोफिल्ड, ठीक है। They are even better than microfill. Let me share the screen again. Wait, हाथ लग गया मेरा जी। They are even better than the microfill. 1000 times they are better than the microfill. इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपके पास एक कंटेनर है और उसमें आपने बहुत स्मॉल साइज के बॉल्स इकट्ठे किए हैं, बहुत छोटे छोटे बॉल्स हैं, उन बॉल्स का एक ही साइज है, ठीक है, और वो छोटे छोटे बॉल्स उसने आपने उसके कंटेनर में डाले हुए। अब आप मुझे सोच के बताइए कि आपने एक कंटेनर में बहुत सारे स्मॉल साइज के एक ही साइज के बॉल्स डाले, और एक कंटेनर आपके पास ऐसा है जिसमें बड़े साइज के बॉल्स हैं, तो आप मुझे बताइए कि बॉल्स के दरमियान जो गैप है वो किस कंटेनर में ज़्यादा होगा, उस कंटेनर में जिसमें बड़े साइज के कलर्स हैं या उस कंटेनर में जिसमें छोटे साइज के कलर्स हैं या बॉल्स हैं? जी स्टूडेंट्स, I cannot open the chat box. I don't know what's happening. मुझे दोबारा जवाब दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्या मुझे बताइए, अच्छा सॉरी, देयर इज सम इंटरप्शन थोड़ी सी हुई है इंटरनेट की, लेकिन अब क्लियर हो गया जी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्या मुझे बताइए कि कौन से जो फिलर साइजेस हैं या कौन से जो कंटेनर्स हैं उनमें जो बॉल्स हैं उनके दरमियान कम गैप होगा? जी स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कैन यू हेयर मी?
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? प्लीज लेट मी नो। चैट बॉक्स मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो। जी उमेद, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आई डोंट नो, द चैट बॉक्स इज नॉट विजिबल। चलिए ठीक है, हम रीसेट एडवांसेस पे वैसे बात कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास दो कंटेनर्स हैं, एक में बड़े साइज के फिलर्स हैं और एक में छोटे साइज के फिलर्स हैं। तो डेफिनेटली उस कंटेनर में जिसमें जिसमें कि आपके पास फिलर साइज जो है वो स्मॉल होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नाउ आई कैन ओपन द चैट बॉक्स। ठीक है, मैंने देख लिया आपके रिस्पॉन्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आई एक्चुअली वांट टू टेल यू कि जिसमें आपके पास बड़े साइज के कंटेनर्स में बॉल्स हैं, उन बॉल्स या फिलर्स के दरमियान गैप कम है, और जिनमें जिस कंटेनर में आपके पास स्मॉल साइज के फिलर्स हैं उसमें उन बॉल्स के दरमियान गैप कम है। ठीक है, जब गैप कम होता है तो इसका मतलब है फिलर्स इंटरकनेक्टेड है, आपका मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग है, उनके दरमियान कोई गैप्स नहीं है तो माइक्रो लीकेज नहीं हो सकती, उनके दरमियान कोई गैप नहीं है तो दे आर मोर स्ट्रॉन्ग, दे आर मोर स्टिफ। और फिर वो फिलर्स बने हुए सिलिका और जरकोनिया के। जरकोनिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हार्ड मटेरियल। इस वजह से नैनोफिल्ड कॉम्पोजिट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं, बिकॉज दे आर हैविंग अ वेरी गुड, कह लें कि आई डोंट नो, ये मुझे चैट बॉक्स में थोड़ा सा इशू आ रहा है आज से। पहले तो मैं बड़े आराम से आप लोगों से बात कर रही थी। क्लिक में प्रॉब्लम है या जिसमें भी है, तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास जो फिलर साइजेस हैं वो इस तरह से मैटर करते हैं कि नैनो फिल्ड कॉम्पोजिट्स जो हैं वो हमारे पास सबसे अच्छी टाइप है, बेस्ट टाइप। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, इनके फिलर्स स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत स्मॉल साइज के हैं। उसकी वजह से इनमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, दे आर मोर हार्ड, दे आर मोर स्टिफ एंड दे आर मोर प्रोटेक्टेड। इनमें कोई पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज नहीं है, और इनमें किसी भी किस्म का आप ये देख लीजिए कि कोई एब्रेजन रेजिस्टेंस इनका बहुत अच्छा है, इनका मॉडरेट ऑफ इलास्टिसिटी बहुत अच्छा है, एंड दे हैव हाई ट्रांसल्यूसेंसी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम पीछे जाएं, दीज आर द मैनिपुलेटिव टेक्निक्स। कॉम्पोजिट्स को इस्तेमाल करने की दो टेक्निक्स हैं। वो कहते हैं अगर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा आपके पास कैविटी साइज है तो फिर आप इस्तेमाल कीजिए इंक्रीमेंटल बिल्डअप। ठीक है, और अगर आपके पास साइज छोटा है कैविटी का, बहुत डीप कैविटी नहीं है, तो फिर आप एक ही दफ़ा 2 मिलीमीटर का इंक्रीमेंट या 1 मिलीमीटर का इंक्रीमेंट लगा लें। दूसरी टेक्निक वो कहते हैं सैंडविच टेक्निक। इसके बारे में ख़ासतौर पे बात इसलिए कर रही हूँ कि लास्ट क्वेस्ट पेपर्स में मैंने इसको देखा है। सैंडविच टेक्निक का मतलब ये है कि आपका इनेमल सारा ख़त्म हो गया, इतनी केरीज थी तो नीचे डेंटिन बच गया, ज़्यादा फिलिंग आपकी डेंटिन की है, सामने का दांत है और आप चाहते हैं कि पेशेंट को कंपोजिट्स ही दिया जाए, तो फिर इसका तरीका ये होता है कि नीचे जीआईसी लगा दिया जाता है, क्योंकि जीआईसी की ज़्यादा अच्छी जो एडहेजन या बॉन्डिंग है वो डेंटिन के साथ है। और ऊपर इनेमल लगा दिया जाता है ताकि कंपोजिट लगा दिया जाता है ताकि जो वॉल्स का इनेमल है उसके साथ कंपोजिट बॉन्ड करे। तो द टेक्निक इज कॉल्ड सैंडविच टेक्निक। ठीक है, ये मैनिपुलेशन में आती है। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि हम एक्चुअली देख रहे हैं कि कंपोजिट्स को इस्तेमाल करने के तरीके क्या हैं। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को कोई किसी किस्म का इशू तो नहीं है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है?
और मेरे ख्याल में किसी किस्म की इंटरप्शन भी नहीं है, अगर है तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, अच्छा जी। आज थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वेदर इशू है और मुझे लगता है कि सिग्नल शायद ड्रॉप हो रहे हैं, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मे बी कहीं ना कहीं इंटरप्शन आई हो, लेकिन अदरवाइज तो ये कि इट्स ऑल फाइन। ठीक है बच्चों, आई थिंक आई क्लियर द कॉन्सेप्ट कि कॉम्पोजिट्स की प्रॉपर्टीज को आपने कैसे कंपेयर करना है। कॉम्पोजिट्स को फिर एज प्रिवेंटिव मटेरियल्स भी इस्तेमाल किया जाता है, एज फिशर सीलेंट्स भी इस्तेमाल किया जाता है। फास्ट पेपर्स में मैंने फिशर सीलेंट्स के क्वेश्चंस भी देखे हैं, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कॉम्पोजिट्स फ्लोएबल भी हैं, कॉम्पोजिट्स पैकेबल भी हैं। फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स का मतलब होता है कि जिनका फिलर साइज जो है, फिलर लोडिंग कम होती है, वो फ्लो अच्छा करते हैं। फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स अमूमन कैविटी की वॉल्स पे लगाए जाते हैं। ठीक है, कहीं ऐसी जगह पे जो सिर्फ जरा सा पिट है, इन्वॉल्व है, कि जैसे क्लास 5 कैविटी है, तो ऐसी केसेस में फिर फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स लगाए जाते हैं। फिर हमारे पास कॉम्पोजिट्स के लैंप्स आते हैं, क्योरिंग लैंप्स। क्योरिंग लाइट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स, कोई लैंप ज़्यादा एफिशिएंट है, कोई लैंप कम एफिशिएंट है। किसी लैंप में ये होता है कि आपको फॉरन एग्जैक्ट लाइट मिल जाती है, और किसी में ये होता है कि उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं जो उस लाइट को फिल्टर करके आप तक पहुंचाते हैं फ्रीक्वेंसी को। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉम्पोजिट्स में, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज का। श्रिंकेज क्यों होती है, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हैं। इम्पैक्ट और इफेक्ट का मतलब एक ही होता है, या इसके क्या हेजिट्स हैं आपकी फिलिंग पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कॉम्पोजिट्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये दो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सॉल्युबिलिटी आता है, वाटर अब्जॉर्प्शन आता है, इनकी थर्मल प्रॉपर्टीज में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं आपके सामने, और इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है, वाटर अब्जॉर्प्शन एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये सारा कॉम्पोजिट्स का चैप्टर है। आपको मैंने काफ़ी आई थिंक क्लियर करके बताया कि कॉम्पोजिट्स को कैसा, आपने इसको कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने का तरीका ये है, चाइना में सब बच्चों को कह रही हूँ, हमारी मजबूरी है पढ़ना। चाइना के साथ अब आपकी मर्जी है, आप चाहे फिलिप्स उठाएं, चाहे मैकेब उठाएं, चाहे आप इसमें क्या कहते हैं, आप चाहे इसमें आप कोई और बुक उठा लीजिए, लेकिन ये कि शाहीना आपने ज़रूर उठानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू शुड नो कि आपके एमसीक्यूज अच्छे प्रिपेयर्ड होने चाहिए बुक्स में से। एक बुक मुझे उमेद ने और बताई थी, जेपी की, जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम बुक है। आपकी मर्जी, आप उसको करें या ना करें, लेकिन आप डेंटोजिस्ट, जेपी शमीला हुसैन, और जो तीसरी बुक वीजे, ये आपने ज़रूर करनी, क्योंकि ये वो तीन किताबें जिनके पूल क्वेश्चंस यूएचएस में इनमें से ज़रूर सवाल आते हैं। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, मैं आपको गारंटी नहीं कर रही कि ये इन्हीं किताबों में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी परसेंटेज मैंने अमूमन देखी है जो इनमें से ली जाती है। ठीक है, सो इट्स अप टू यू। आप चाइना के साथ चाहे हैंड आउट्स उठा लें या चाहे कोई और किताब उठा लें। अगर आप चाइना के साथ आपके पास टाइम नहीं है, ना आप हैंड आउट्स देख सकते हैं, ना आप कोई और किताब उठा सकते हैं, तो प्लीज़ आप पास्ट पेपर ज़रूर देखिए। पास्ट पेपर्स के वो सवाल जिनके जवाब शाहीना में नहीं लिखे हुए, उन्हें अलग से ढूंढ लीजिए। ठीक है, और बाकी आप शाहीना कर लें और साथ एमसीक्यूज कर लें, तो आई एम श्योर इंशाल्लाह कि आप काफ़ी हद तक उसको मैनेज कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं और बच्चों को बताना चाह रही हूँ कि इस दफ़ा मैंने एक चीज़ आप लोगों में देखी बच्चों में, कि आप लोगों ने यू परफॉर्म्ड वेल फॉर क्या कहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स एंड रॉट अलॉयज। नहीं, स्ट्रक्चर वाली रिएक्शंस आपने बेटा नहीं करने सीरत, वो जो बनाए हुए ना केमिकल स्ट्रक्चर्स बनाए हुए, वो आपने नहीं करने, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैसे होता है, उस रिएक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज में श्रिंकेज होती है, श्रिंकेज के क्या इफेक्ट्स होते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, डेप्थ ऑफ क्योर, डिग्री ऑफ कन्वर्जन, वो आपको पता होना चाहिए। लाइट की बात आ रही है तो लाइट के बारे में, क्योरिंग लैंप्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइट की फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए। फिलर्स की बात हो रही है तो फिलर्स की टाइप्स पता होने चाहिए, और हर टाइप की फिलर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको वो पता होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट बना लें जैसे मैंने आपको बताया है, तो फिर आप फ़ौरन चीज़ों पर आराम आराम से रिलेट कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि फिलर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे अफेक्ट करते हैं,
तो फिर आप आगे से कंपैरिजन नहीं बना सकते। सेम गोज फॉर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में ये है कि मोड्स ऑफ बॉन्डिंग्स क्या हैं। सरसरी सा देख लीजिए कि डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट के नाम क्या है। वो काफ़ी मुश्किल भी हैं और वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके नाम, तो इसलिए हम वो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं कराते। बॉन्डिंग से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, एडहेजन, कोहेजन, इसके अलावा उसमें बॉन्डिंग एजेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, एडहेसिव है, प्राइमर है, कंडीशनर है, ये सब चीज़ें, एजेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। कॉम्पोजिट्स दांत के साथ कैसे बॉन्ड करते हैं, उसका क्या मेथड है, कॉम्पोजिट को कितने स्टेप्स में प्लेस किया जाता है, यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। यू पीपल परफॉर्म रियली वेल इन इन्वेस्टमेंट्स इन रॉटलॉइज, लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए विच इज़ अबाउट 80% अबव। इट वॉज 71%, माई एस्टिमेट वॉज 70%। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपने ट्रैक्स जो हैं वो वैसे फॉलो नहीं किए जैसे मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ वेकअप। आप देख रहे हैं कि 1 सितंबर तक एक्सपेक्टेड है कि कॉलेज खुल रहा है, उससे पहले आपका हम कोर्स भी नेक्स्ट वीक तक ख़त्म करा रहे हैं। तो ये कि वी आर रियली ऑन अ फास्ट ट्रैक। तो आपको इस वक्त अपनी चीज़ों का रीऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। एनी अदर कंसर्न, एनी अदर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क राइट नाउ? आई एम हियर फॉर यू फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। ठीक है जी। इस तरह से आपने तैयारी करनी है बॉन्डिंग की और कंपोजिट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंटल मटेरियल्स पे, इसलिए मैंने इसके लिए एक स्पेशल आज का सेशन रखा रीइंफोर्समेंट। और मैं यही कोशिश करूँगी कि आइंदा आपके जब भी टेस्ट हो तो हम रीइंफोर्समेंट सेशन पहले ज़रूर कर लें। मैंने बीच में 2-3 दफ़ा रीइंफोर्समेंट हम नहीं कर सके क्योंकि हम उसको काफ़ी फास्ट उस पर थे और वी हैड एन इंस्ट्रक्शन कि आप ज़रा फास्ट चलें और कोर्स ख़त्म कराएं, तो मैंने देखा कि उसका काफ़ी नुकसान भी हुआ है और रिजल्ट अच्छे नहीं आए बच्चों के। So this was all about composites and bonding. I wish you all good luck in your next test and I really hope कि आप ज़्यादा अच्छा उसमें परफॉर्म मुझे करके दिखाएंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में और नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट्स में भी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी, सी यू ऑल इंशाल्लाह ऑन सैटरडे को हम की डिस्कशन करेंगे। कोई क्वेश्चन जो बच्चा भी पूछना चाहता है, मैं अभी फिर कह रही हूँ, जिन बच्चों के पास जेपी नहीं है उसको प्लीज़ अरेंज करें, और जिन बच्चों के पास है वो प्लीज़ एक ये नेकी कर लें कि वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जेपी के पेज के जो एमसीक्यूज़ हैं और उसकी की है उन पेजेस की पिक्चर्स शेयर कर दें। जेपी में 2-3 तरह के एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, इसमें कंपोजिट्स दिए हुए हैं, क्लिनिकल कंसिडरेशंस के नाम से, कंपोजिट्स के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट्स के नाम से, फिर एक बॉन्डिंग पे। ये 2-3 सेक्शंस हैं, वो ज़रा गौर से आपको देखना पड़ेगा। प्लीज़ उनकी पिक्चर्स शेयर करें और साथ की शेयर करें, उससे उन बच्चों को हेल्प मिल जाएगी जिनके पास किताब इस वक्त नहीं है। और जिनके पास किताब नहीं, बेटा बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी हुई हैं, तो आप कोशिश करें अपने कोलीग्स में से लेके कॉपी करा लें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लूँगी। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपोजिट्स एंड बॉन्डिंग। नहीं, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड नहीं है, उमेद, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड इज़ नॉट एडेड। हमने लास्ट टाइम कहा था लेकिन उन्होंने फिलहाल कंपोजिट्स और बॉन्डिंग को ही रखा है, तो आई थिंक इट्स गुड। आप इसी को टाइम दे लेंगे अच्छी तरह से। डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड इस वक्त नहीं है आपके इसमें। मैंने आपको उस दिन बताया था कि कॉम्पोमर भी नहीं है, शाहीना में उन्होंने कॉम्पोमर दिया हुआ है। फिर साथ में शाहीना में साथ में उन्होंने they have mentioned about resin composites, they are not included in your test. ठीक है, वो कंटेंट आपका इंक्लूडेड नहीं है। Fine, I think it's time for your next class. See you all on Saturday inshallah. We'll join on key discussion session inshallah. ठीक है जी, okay, thank you so much.